हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक बहुत ही प्यारी सी कविता जिसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी। दोस्तों, इस कविता को लिखा है W.B. येट्स ने और इस कविता के अंदर एक तरह से एक यंग मैन और यंग वुमेन के बीच में कॉन्वर्सेशन को दर्शाया गया है। और इस कॉन्वर्सेशन में एक तरीके से ह्यूमन नेचर को ये यूँ कहिए कि ज़माने की हकीकत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस कविता के अंदर बयान करने की कोशिश की गई है। ये कविता 3 स्टैंजा के अंदर लिखी गई है और यहाँ पर इस कविता में जैसा कि यंग मैन और यंग वुमेन के बीच में एक तरह से कॉन्वर्सेशन है, तो यहाँ पर यंग मैन जो है वो पोइट खुद हैं और यंग वुमेन यहाँ पर एने ग्रेगरी को कहा गया है। तो इस तरीके से पोइट और एने ग्रेगरी के बीच में कॉन्वर्सेशन है जिसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और इस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद में इस पोम में जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं उन सभी लिटरेरी डिवाइसेस को हम समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि तमाम लिटरेरी डिवाइसेस को मैंने सामने आपके जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्हें मैंने इंडिकेट किया हुआ है। और दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। और उस वीडियो में मैंने 23 लिटरेरी डिवाइसेस यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 लिटरेरी डिवाइसेस मैंने इंक्लूड की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उस वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद में अगर आज आप दोबारा इनको रिवाइज करते हैं लिटरेरी डिवाइस को तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले आज की इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं और बाद में इन तमाम लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जैसा कि पोम का नाम है फॉर एनी ग्रेगरी, ठीक है। अब इस पोम को लिखा है W.B. येट्स ने, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब फर्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या कहता है, पोइट अपनी बात रखता है। अब पोइट क्या कहता है वो देखते हैं। पोइट कहता है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर एयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। यानी फर्स्ट स्टेंजा में पोइट अपनी बात रखते हुए कहता है कि इस दुनिया में कोई भी युवा आदमी निराश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर एयर, यानी आपके कानों के चारों तरफ जो रैम्पार्ट्स हैं। दोस्तों, रैम्पार्ट्स का मतलब होता है जिस तरीके से महलों किलों के चारों तरफ जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार होती है और वो दीवार महल को प्रोटेक्ट करती है, तो उस तरीके से यहाँ पर रैम्पार्ट्स का यूज़ किया गया है। रैम्पार्ट्स का कंपैरिजन किया गया है एने ग्रेगरी के सुंदर बालों से, ठीक है। और एयर का कंपैरिजन किया गया है एने ग्रेगरी की इंटरनल ब्यूटी से। तो यहाँ पर जो सुंदर बाल हैं वो क्या कर रहे हैं, एने ग्रेगरी की इंटरनल ब्यूटी को उसने कवर किया हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से रैम्पार्ट्स जो होते हैं महलों को या किलों को प्रोटेक्ट करते हैं, किलों को कवर करके रखते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर जो रैम्पार्ट्स हैं यानी एने ग्रेगरी के जो सुंदर बाल हैं वो उसके कान को यानी उसकी इंटरनल ब्यूटी को कवर किए हुए हैं। तो एक तरह से इस फ्रेज के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो मेटाफोर लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है। हालांकि इन लिटरेरी डिवाइस के बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो समझ लेते हैं ओवरऑल इस स्टेंजा का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। तो पोइट कह रहा है कि नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर एयर लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो पोइट कहता है कि कोई भी युवा आदमी निराश नहीं होगा तुम्हारे बालों को देखकर, यानी तुम्हारे बालों को देखकर निश्चित रूप से वो आपके प्यार में पड़ जाएगा। यानी अगर कोई युवा आदमी आपसे प्रेम करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बाहरी सुंदरता के कारण ही आपको प्रेम करेगा। यानी पोइट जो है वो एने ग्रेगरी को कह रहा है कि अगर कोई युवा आदमी तुमसे प्यार करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बाहरी सुंदरता के कारण ही तुम्हें प्यार करेगा, उसे तुम्हारी आंतरिक सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। येलो हेयर मतलब यानी आपकी बाहरी सुंदरता से प्रेम करेगा, उसे आपकी सोच से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आपकी आंतरिक समझ से, आपकी आंतरिक ब्यूटी से कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट स्टेंजा में एक तरह से पोइट ने क्लियर कर दिया है कि अगर इस दुनिया में कोई भी युवा आदमी है, अगर वो तुमसे प्रेम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ, और इंसान का नेचर भी है, इंसान हमेशा बाहरी सुंदरता से आकर्षित होता है। तो कोई भी आदमी है वो अगर किसी से प्रेम करता है तो निश्चित रूप से पोइट का मानना है और एक तरह से हकीकत भी है कि वो उसकी बाहरी सुंदरता से ही आकर्षित होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने अपनी बात को इस तरीके से रखा है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की। सेकंड स्टेंजा में जो एने ग्रेगरी है वो अपना पक्ष रखती है, अपनी बात रखती है और वो क्या कहती है, यानी पोइट की बात को सुनकर वो अपना पक्ष रखती है। वो क्या कहती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन ब्लैक और कैरेट brown, black, or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not
माई येलो हेयर। अब जो एनी ग्रेगरी है वो पोइट की बात को सुनकर अपना पक्ष रखती है और वो कहती है अगर ऐसी बात है, अगर कोई मेरी बाहरी सुंदरता से ही आकर्षित होता है तो मैं क्या करूँगी, मैं मेरे बालों को क्या कर दूँगी, कलर करवा लूँगी, मेरे बालों का कलर चेंज करवा लूँगी। यानी एक तरीके से मैं मेरी ब्यूटी को चेंज, मेरी सुंदरता को मैं चेंज करवा लूँगी। क्योंकि जो एनी ग्रेगरी है वो कहना चाहती है कि ब्यूटी जो है, बाहरी सुंदरता जो है वो एक तरह से टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, वो चेंज की जा सकती है, उसमें बदलाव हो सकता है। तो मैं मेरी बाहरी सुंदरता को चेंज करवा लूँगी। क्योंकि अगर पोइट उसे कह रहा था कि वो आपकी बाहरी, कोई भी वो अगर तुमसे प्रेम करेगा तो वो तुम्हारी बाहरी सुंदरता के कारण आकर्षित होगा, तो इसके जवाब में जो एनी ग्रेगरी वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं मेरी बाहरी सुंदरता को चेंज करवा लूँगी। यानी मैं मेरे बालों का कलर चेंज करवा लूँगी, मैं इन्हें भूरा, ब्लैक या कैरेट यानी गाजर के रंग का करवा लूँगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ। तब तो वो जो आदमी मुझसे प्रेम करेगा, जो युवा आदमी मुझसे प्रेम करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम करेगा, न कि मेरे पीले बालों से यानी मेरी सुंदरता से, मेरी बाहरी सुंदरता से प्रेम ना करके वो मुझसे प्रेम करेगा, यानी मेरी आंतरिक सुंदरता से, मेरे विचारों से, मेरी सोच, मेरी समझ, इन तमाम बातों से वो प्रेम करेगा। तो ये बात अब सेकंड स्टैंजा में एक तरह से जो एनी ग्रेगरी है उसने अपना पक्ष रखा है कि अगर कोई बाहरी सुंदरता से आकर्षित होता है तो मैं मेरी बाहरी सुंदरता को चेंज करवा लूँगी और फिर देखती हूँ कि फिर जो युवा आदमी मुझसे प्रेम करेगा वो मुझसे प्रेम करता है या मेरी बाहरी सुंदरता से। तो इस तरीके से एनी ग्रेगरी ने सेकंड स्टैंजा के अंदर अपना पक्ष रखा है। अब बात करते हैं थर्ड स्टैंजा की। थर्ड स्टैंजा में पॉइंट ने जो बात कही थी वो उसके पक्ष में अपने प्रमाण दे रहा है, एक तरह से उसे स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है। और पॉइंट कहता है लास्ट स्टेंजा के अंदर, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर could love you for yourself alone and not your yellow hair। अब लास्ट स्टेंजा में पॉइंट अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि मैंने एक धार्मिक आदमी को ये कहते सुना है कि उसने किसी ग्रंथ में पढ़ा था, किसी धार्मिक पुस्तक के अंदर पढ़ा था, इस बात को पढ़ा था कि इस दुनिया में अगर कोई है जो इंसान को उसकी आंतरिक गुणों के कारण प्रेम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। यानी ईश्वर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो इंसान को उसकी आंतरिक सुंदरता, आंतरिक गुणों के आधार पर प्रेम करे। क्योंकि बाकी जितने भी हैं, बाकी जो भी हैं, वो सब एक इंसान दूसरे इंसान को उसकी बाहरी सुंदरता के कारण प्रेम करता है, आंतरिक सुंदरता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईश्वर ही इस दुनिया में एकमात्र ऐसा है जो इंसान को उसके आंतरिक गुणों के कारण प्रेम करता है। तो इस तरीके से पॉइंट ने अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक तरीके से ह्यूमन नेचर को, या यूँ कहिए कि ज़माने की हकीकत को बयान करने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इस पोम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है। जैसे कि तमाम लिटरेरी डिवाइस मैंने इनको इंडिकेट किया हुआ है, तो अब वन बाय वन इनको समझ लेते हैं कि इनका क्या सेंस कहाँ किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इन तमाम लिटरेरी डिवाइस को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रेपिटेशन की। रेपिटेशन का मतलब ही होता है दोस्तों पुनरावृत्ति। हालांकि इन सभी तमाम लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इन पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार। ठीक है, तो रेपिटेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर डिस्पेयर जो है ये वर्ड इस स्टेंजा में यूज़ हुआ है, यानी जब किसी पोम में अलग अलग स्टेंजा में कहीं पर भी सेम वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं तो वहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है रेपिटेशन। यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो डिस्पेयर वर्ड एक फर्स्ट स्टेंजा में यूज़ हुआ है, फिर सेकंड स्टेंजा में भी यहाँ पर डिस्पेयर वर्ड यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस वर्ड के अंदर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है रेपिटेशन। मुझे उम्मीद है आपको जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो रेपिटेशन का सिंपल सा मतलब है वो आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं मेटाफर की। दोस्तों मेटाफर का मतलब होता है एक मिनट देख लेते हैं। मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। मेटाफर का मतलब होता है जब किन्हीं दो चीज़ों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। दोस्तों मेटाफर और सिमिली सेम से ही होते हैं, लेकिन सिमिली में क्या होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम एज और लाइक इन दो वर्ड का या किसी एक वर्ड का यूज़ करके हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन जब हम विदाउट यूजिंग एज और लाइक यानी एज और लाइक का यूज़ किए बगैर अगर हम किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप मानकर चलें वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है मेटाफर। अब मेटाफर देखो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर, इस फ्रेज के अंदर आप इजीली पहचान पाएंगे रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। तो यहाँ पर रैम्पार्ट्स का कंपैरिजन एनी ग्रेगरी के बालों से किया गया, तो एक तरह से इंटायरेक्ट कंपैरिजन है और कहीं पर भी एज और लाइक का यूज़ नहीं हुआ है। तो इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को देखते ही आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है वो हुआ है मेटाफर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी थर्ड लिटरेरी डिवाइस की, और हमारी थर्ड लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। दोस्तों एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। और इसकी अगर हम डेफिनेशन इसके बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो एलिट्रेशन जो है किसी भी स्टेंजा में कोई भी लाइन जो होती है उनमें जो वर्ड होते हैं
क्लोजली कनेक्टेड वर्ड होते हैं, जो वो वर्ड क्या होते हैं, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर किसी लाइन में, किसी स्टेंजा में, किसी लाइन में कोई भी क्लोजली कनेक्टेड वर्ड जो है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप मानकर चलें वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो ही है एलिट्रेशन। जैसे कि इस लाइन में हम देख सकते हैं योर येलो, यानी यह साउंड, दोनों वर्ड में यह साउंड और यह जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और दोनों सेम कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। तो ईजिली आप देखते ही आप पहचान पाएंगे कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो एलिट्रेशन हुई है। हालांकि इस पोम में और कई जगह भी एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया हुआ है, इसलिए आप इजीली, क्योंकि पीले कलर में मैंने इसको डार्क किया हुआ है, तो आप इजीली इसे समझ पाएंगे। एक जगह और देख लेते हैं, जैसे ब्लैक, ब्राउन और ब्लैक, यहाँ पर भी देखो बै साउंड का रिपीटेशन हो रहा है एक तरह से, है ना, कॉन्सोनेंट सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, बै का रिपीटेशन हो रहा है, तो आप यहाँ पर भी मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर भी एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। अब बात कर लेते हैं हमारी थर्ड लिटरेरी डिवाइस, और थर्ड लिटरेरी डिवाइस, सॉरी फोर्थ लिटरेरी डिवाइस है एन्जॉबमेंट। दोस्तों एन्जॉबमेंट का मतलब होता है जब किसी स्टेंजा के अंदर कोई भी लाइन, एक के बाद एक लाइन जो होती है विदाउट पंक्चुएशन मार्क, यानी किसी भी पंक्चुएशन मार्क का, विराम चिन्ह का कोई यूज़ ना किया गया हो एक के बाद एक लाइनों में, तो वहाँ पर हम मानकर चलते हैं वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है एन्जॉबमेंट। इन लाइनों में देख लेते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन देखी, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किए गए। मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, यहाँ पर भी किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किए गए। एंड नॉट माई येलो हेयर, और लास्ट के अंदर फुल स्टॉप का यूज़ किया गया, यानी इन तीन लाइनों में सिर्फ एक जगह फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है। तो इन तीन लाइनों को आप देखते ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है एन्जॉबमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ लिटरेरी डिवाइस की, और फिफ्थ लिटरेरी डिवाइस है हमारी एनाफोरा। बड़ी सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों एनाफोरा का मतलब होता है जब किसी स्टेंजा के अंदर कोई दो लाइनें कंसेक्यूटिव ऑर्डर में, यानी एक के बाद एक दो लाइनें हैं और दोनों लाइनें सेम फ्रेज से या सेम वर्ड से या सेम क्लॉज से स्टार्ट हो रही हैं, तो वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ होती है वो होती है एनाफोरा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इस स्टेंजा के अंदर दो लाइनें हैं, कंसेक्यूटिव लाइन है, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गुड माई डियर। अब दोनों जो लाइन है वो दैट से स्टार्ट है, यहाँ पर दैट वर्ड से स्टार्ट है, हो सकता था यहाँ पर फ्रेज भी हो सकती थी, क्लोज भी हो सकता था। कहने का मतलब कंसेक्यूटिव जो भी लाइनें, दो लाइनें होती हैं, एक के बाद एक लाइन होती हैं, अगर वो सेम वर्ड से, सेम फ्रेज से या सेम क्लोज से स्टार्ट हो रही हैं, तो वहाँ पर एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस का यूज़ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, वो हमारी है रिफ्रेन। दोस्तों रिफ्रेन और रेपिटेशन सेम से ही होते हैं। ठीक है, रेपिटेशन का मतलब होता है जब किसी के पोएम के अंदर किसी भी स्टेंजा में कोई भी वर्ड कहीं पर भी रिपीट हो रहे हैं, तो वो तो होता है रेपिटेशन। लेकिन रिफ्रेन थोड़ा सा अलग होता है। रिफ्रेन का मतलब होता है अगर मान जैसे 3 स्टेंजा की ये पोएम है, किसी भी पोएम में स्टेंजा के लास्ट की लाइन में सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं एक निश्चित अंतराल के बाद में, तो वहाँ पर हम मानकर चलेंगे कि वहाँ पर जो है वो रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेंजा में देखो लास्ट में येलो हेयर, सेकंड स्टेंजा में भी लास्ट में येलो हेयर, और थर्ड स्टेंजा में भी लास्ट में येलो हेयर, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद में हर स्टेंजा के लास्ट में सेम वर्ड सेम फ्रेज यूज़ की जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो रिफ्रेन हुई है। लेकिन रेपिटेशन होता है वो कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे डिस्पेयर यहाँ पर सेकंड लाइन में है, यहाँ पर फोर्थ लाइन में है, और कहीं पर भी यूज़ किया गया है ना, तो वो होता है रेपिटेशन। तो ये माइनर सा डिफरेंस इनके बीच में है। तो ये थी तमाम लिटरेरी डिवाइस, जिसे मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाया। अब देख लेते हैं राइम स्कीम। दोस्तों राइम स्कीम निकालने का भी बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। जैसे कि लास्ट स्टेंजा की हमने राइम, हालांकि सभी की सेम ही है, लास्ट स्टेंजा की हमने राइम स्कीम निकाली है। राइम स्कीम का मतलब जैसे लास्ट स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है, देखो इसको हमने मैन, अब इसका जो साउंड है इसे हमने ए से इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड लाइन अगर इससे मैच कर रही है तब तो हम सेम ए से इंडिकेट करेंगे, और मैच नहीं कर रही है तो हम उसे नेक्स्ट करेक्टर दे देंगे, उससे इंडिकेट करेंगे। तो देखो मैन को हमने ए से इंडिकेट कर दिया। अब डिक्लेयर जो है साउंड मैच नहीं कर रही है मैन से, इसलिए हमने इसे बी से इंडिकेट कर दिया। अब देखिए प्रूव थर्ड लाइन में है, ये भी अलग साउंड क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर इसे हमने सी से इंडिकेट कर दिया। अब फोर्थ लाइन में जो डियर वर्ड है, डियर को हमने बी से इंडिकेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि डिक्लेयर और डियर जो है इनका सेम साउंड हो रहा है, मैच कर रहा है साउंड, इसलिए हमने इसे भी बी से इंडिकेट कर दिया। इसी तरीके से एलोन और मेन सेम साउंड क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमने एलोन को ए से इंडिकेट कर दिया। और हेयर, डियर और डिक्लेयर तीनों सेम साउंड थे, इसलिए हमने हेयर को बी से इंडिकेट कर दिया। तो कुल मिला के इस स्टेंजा की अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो वो राइम स्कीम हो गई ए बी सी बी ए बी, ये इसकी राइम स्कीम
हो गई। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में इस पोम की डिटेल एक्सप्लेनेशन को मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ इस पोम में जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, चाहे वो राइम स्कीम हो, रेपिटेशन, मेटाफोर, एलिट्रेशन, एन्जॉबमेंट, एनाफोरा, रिफ्रेन, तमाम लिटरेरी डिवाइसेस को मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon as well so that you may get notification whenever I upload any new video. And once again, I would like to tell you that friends, do let me know in the comment section that how did you find this video. Okay, and once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep growing, and keep improving your English, and keep learning each and every day. So once again, thank you. Have a nice day.